नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज हमारे साथ आए हैं अनुपम शुक्ला जी। ये हैं खंड शिक्षा अधिकारी। कहाँ पे पोस्टेड हैं अभी आप? अभी हम मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट के सुल्तानगंज ब्लॉक में पोस्टेड हैं। थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आपने जो है कहाँ से, मतलब आप बेसिकली बिलोंग करते हैं, होम टाउन कहाँ पे है, कैसे कैसे जो है आपने पढ़ाई करी और पीओ 2019 में सिलेक्टेड हैं आप, उसकी तैयारी कैसे करी? मेरा नाम अनुपम शुक्ला है और मैं कानपुर देहात के रूड़ा नाम के एक छोटे से टाउन से बिलोंग करता हूँ। और वहाँ पे मैंने मोस्टली अपनी जो तैयारी इस खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा की करी, वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो यूट्यूब चैनल है, सबसे पहले तो उसने मुझे अट्रैक्ट किया कि जो वीडियोस थे वो सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट थे। उनको मैंने देखा और उनसे जब मैं अट्रैक्ट हुआ तो फिर जो कोर्सेज सर के द्वारा चलाए जा रहे थे मैंने उनको भी ज्वाइन किया और उनके माध्यम से जो भी कंटेंट प्रोवाइड कराया गया वो कंटेंट बहुत ही अच्छा, बहुत ही सफिशिएंट था एग्जाम के लिए। अब आप ये बताइए कि जैसे पीओ की जो, ये देखिए सेल्फ प्रमोशन वाली बात नहीं है। अनुपम शुक्ला जी से पहले आनंद द्विवेदी जी भी आए थे और अनुपम शुक्ला जी जो है उनके अपने आपके फादर भी आए हैं। तो एक अट्रैक्ट वो था एक तरह से कि अनुपम शुक्ला जी ने पूरी तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से की है। पहले भी जो है कई बार मिलने का हम लोग का प्लान बना था, हो नहीं पाया था। अभी ये बताइए कि पीओ की जॉब में मतलब कई लोग अभी जैसे वैकेंसी आने वाली है, लोग जानना चाहते हैं कि कितना लोड है, क्या पूरे दिन जॉब करनी पड़ती है। पिछला वाला इंटरव्यू में एक्चुअली आवाज नहीं जा पाई थी, थोड़ा इस पर तेज बोलिएगा भैया, आवाज आ रही है कि नहीं बता देना कमेंट करके। क्या है मतलब पीओ क्या है, आप क्या करते हैं सुबह से लेकर शाम तक? देखिए, जो एक घबराइए मत, बिल्कुल आराम से पूछ लीजिए, सब अपनी पाई है। खंड शिक्षा अधिकारी की जो ये जॉब है ये बहुत ही एक तरह से चैलेंजिंग भी है तो दूसरी तरफ इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि जो हम लोगों का दिन शुरू होता है वो सुबह के 7 बजे के आसपास शुरू होता है और हम लोग सबसे पहले जाकर के जो हमारे अंडर में ब्लॉक के अंदर जो स्कूल्स आते हैं, परिषदीय विद्यालय आते हैं, वहाँ पर जाकर के हम चेकिंग करते हैं। और इसके अलावा जो हमारी ब्लॉक के सभी टीचर्स के जो अवकाश आवेदन होते हैं, जो लीव जो वो लोग लेते हैं, उनके जो सारे एप्लीकेशंस होते हैं उनको भी हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। इसके बाद फिर हम लोग फील्ड में जाते हैं। फील्ड की जो समस्याएं होती हैं हमारे टीचर्स की और जो अन्य कर्मचारी हैं विभाग के, उनकी जो समस्याएं होती हैं वो भी हम लोग सुनते हैं और जो हमारे लेवल की होती हैं उनको उनका समाधान करते हैं। इसके अलावा जो जिला स्तर की शिकायतें होती हैं उनको जिला स्तर पर फॉरवर्ड करते हैं। और इसी तरह से जो हमारे टीचर्स हैं, उन टीचर्स और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल जो ऑफिसर्स हैं उनके बीच में हम लोग एक कड़ी का काम करते हैं। मतलब बेसिक शिक्षा के प्रहरी हैं आप? जी बिल्कुल, एक तरह से ना, आनंद द्विवेदी जी भी बताते हैं। अच्छा, अब आप ये बताइए कि जैसे आप जब ये तैयारी कर रहे थे तो मतलब कई बार ऐसा लगता होगा कि लोग होगा नहीं, करते जा रहे हैं, कैसे होगा एग्जाम में, क्या एक्सपीरियंस रहा था आपको? क्या लगता था, अब कब से तैयारी करनी चालू की आपने? अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने ये तैयारी बिल्कुल जैसे ही इस परीक्षा का नोटिफिकेशन आया था उसी टाइम से ये तैयारी शुरू करी और मेरा ये पहला बड़ा एग्जाम था। इससे पहले सिर्फ मैंने एक शिक्षक भर्ती परीक्षा जो थी उसमें पार्टिसिपेट किया था और उसमें भी क्वालिफाई हुआ था, लेकिन इस लेवल का एग्जाम ये मेरा पहला था। और इसमें जो स्ट्रेटजी रही है वो हमारे ज्ञान सर की रही है कि उसमें जो भी कंटेंट जितना हम देते थे उतना ही पढ़ते थे, बात तो लोग देसी भाषा में यही है ना कि भैया देसी की इंटरव्यू है, कैजुअल इंटरव्यू बोलते हैं जिसको। पिछली बार मैंने गलती से फॉर्मल बोल दिया था तो कई सारे अंग्रेजी वाले लोग जो है बड़ा पढ़ा कहते हैं। खैर, अब आप ये बताइए कि जैसे आप डेली सुबह से आपका वो शेड्यूल चालू होता है, आपका दिन शुरुआत होता है 7 बजे से, मेरा दिन खत्म होता है 7 बजे से, बड़ी समस्या है, दोनों की लाइफ एकदम वैसी है। तो ये आप जैसे डेली टीचर से डील करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, कई सारी जो गवर्नमेंट की एजुकेशन से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं उनको भी इम्प्लीमेंट करने में आपका योगदान है। मिड डे मील में भी जैसे बता रहे थे कि खाना वाना भी आप लोग को ट्रायल वायल करना पड़ता है, खुद खाते हो? बिल्कुल सही से बताओ। बिल्कुल कितने बार खाया आपने? कई बार, हमारे पास फोटोज भी है इसकी। अच्छा। और हम लोग जो है ट्राई करते हैं कि बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के कोई भी किसी भी तरह की ऐसी कमी ना रहे। हम लोग उसके लिए खुद जाकर के स्कूलों में बैठ करके बच्चों के साथ में खाना खाते हैं और अगर कहीं भी कोई कमी होती है तो उसको टीचर्स को बताते हैं कि इन चीज़ों को सुधारें। एक बात बताओ, ये हमने आनंद द्विवेदी से भी पूछा था कि ये जो जैसे मीडिया में कई लोग कई बार बदनाम करते हैं गवर्नमेंट स्कूलों को कि ऊपर से छत गिर रही है, खाना बिल्कुल गंदा है, उसमें छिपकली गिर गई, इसका क्या सत्यता है? ये आप लोग मतलब आप लोग के निरीक्षण होता है इसका कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, इसका निरीक्षण होता है और इसमें भी कभी कभी ये होता है कि बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर इन चीज़ों में सत्यता होती है। अच्छा जी। तो मीडिया क्यों बार बार ये बड़ा चढ़ा के दिखाती है?
ये कुछ हो सकता है मीडिया Views। कुछ इसमें उनका लाभ छुपा हो। टीआरपी अपनी बढ़ा बिल्कुल देते हैं। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि जो बेसिक हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जैसे आप बेसिक आप रोल में है, बेसिक शिक्षा के ही रोल में है, एक ब्लॉक की यूनिट के आप सबसे बड़े इंचार्ज टाइप के हैं, तो मतलब आप जो भी टीचर्स हैं उनसे उनको कंट्रोल करना, उनको मैनेज करना, छुट्टी पास करने में भी आप ही का रोल है। तो मान लीजिए जैसे आप निरीक्षण करते हैं, जब कोई टीचर को आप ऐसा पाए कि ये नहीं है मतलब उतना उपयुक्त, या फिर वो नहीं पढ़ा रहा है, मतलब जबरदस्ती, कई बार ऐसे केसेस मैंने सुने हैं कि ऐसा भी होता है, जो प्राइमरी टीचर वाले होते हैं कि वो अपनी जगह पे किसी दूसरे को रख देते हैं। अगर ऐसा आपने पाया तो क्या एक्शन लेते हैं आप? देखिए, मेरा जो काम करने का तरीका है, जो कार्यशैली है, उसमें सबसे पहला मेरा कदम रहता है मोटिवेशन का। सबसे पहले मैं जो कमियां हैं उनको टीचर्स को मैं बताता हूं और उनको मोटिवेट करने का प्रयास करता हूं कि वो उन कमियों को पहले दूर करें। अच्छा। अगर समझाने से वो नहीं बात बनती है तो फिर इसके लिए एक्शन की तरफ जाना पड़ता है। एक्शन मतलब सीधा चढ़ी निकाल वैसे नहीं, वैसा नहीं। क्या प्रक्रिया क्या है उसके लिए, कैसे एक्शन है? आप तो मतलब डीएसए मैडम को या फिर डीएसए जो भी है उनको फॉरवर्ड कर देते होंगे? बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग जो अपने लेवल से भी उनको नोटिस जारी कर सकते हैं, जिससे उनको चेतावनी जारी कर सकें कि वो जो गलतियां कर रहे हैं वो गलत है और उन लोग सुधारना है। और अगर उससे भी बात नहीं बनती है तो फिर उनके लिए जो हम कह सकते हैं बृहद दंड का भी प्रावधान है। अच्छा, आप इस मंच के माध्यम से क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो भी हमारे प्राइवेट टीचर्स होते हैं कि काम में ज्यादा लिपि नहीं करने का, जो सरकार ने जितने भी प्रोविजंस, गाइडलाइंस, रूल्स हैं उन्हीं को फॉलो करने का, क्योंकि वहाँ बच्चे पढ़ते हैं जहाँ से हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड आने वाला है, आगे के लिए देश का भविष्य वहाँ से निर्धारित होगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मेरा मैसेज यही है सभी प्राइमरी टीचर्स के लिए कि जो हमारे टीचर्स हैं उनको ये जरूर लगता है कि जो सारी योजनाएं चल रही हैं, बहुत सारा काम हमको दे दिया जाता है और बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें बहुत ज्यादा बर्डन हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम शुरुआत से ही या हम जब भी शुरुआत करना चाहें, अगर हम तभी से अपना काम सिस्टमैटिकली कर लें और हम एक एक चीज को अच्छे से करें, जो शासन की योजनाएं हैं, मंशाएं हैं, उनके अनुरूप अगर हम काम करना शुरू कर दें तो फिर वो हमारे रूटीन में आ जाएगा, वो हमारी आदत में आ जाएगा और वो ना तो हमें बोझ लगेगा और हम बहुत ही अच्छा परफॉर्म भी कर पाएंगे और बच्चों के लिए बहुत अच्छा कुछ कर पाएंगे। मतलब कि अपनी जॉब को ठीक से निभाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिनको वही काम करने में कोई समस्या नहीं होती और वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन आपके जिले में कोई ऐसा इनिशिएटिव आप लोग चलाते हैं अपनी तरफ से कि मतलब? जी, मैंने अपने ब्लॉक में जाकर के एक अपना खुद का अपने लेवल से, इसमें किसी का कोई सहयोग नहीं है और मैं सिर्फ अपने लेवल से इसको चला रहा हूँ। और इस यही चीज जैसे कि अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कुछ कमियां रह जाती हैं तो संवाद बढ़ाने में, बिल्कुल, तो उनको दूर करने के लिए मैंने एक योजना चलाई है, मिशन परिवर्तन। और उसको नाम दिया है मिशन परिवर्तन, एक पहल। और इस मिशन परिवर्तन के तहत हम लोग क्या करते हैं कि जो टीचर्स हैं, ये सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है कि आपकी है? ये सरकार की योजना नहीं है, ये मैं एक इनिशिएटिव के तौर पे अपने लेवल से चला रहा हूँ। तो ये यहाँ से अगर जाएगी तो शायद ये सरकार भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकती है बाकी ब्लॉक में भी। क्या होता क्या इसमें हम क्या करते हैं कि जो टीचर्स हैं हमारे और जो कॉमन प्रॉब्लम्स हमारे स्कूलों में हैं, जो अधिकतर स्कूलों में हमें मिलती हैं, उन चीज़ों को कैसे सुधारा जाए उसको लेकर के कुछ गाइडलाइंस हम एक मैसेज के थ्रू भेजते हैं टीचर्स के ग्रुप में और उनको बाकायदा टाइम देते हैं कि आपको 2 या 3 दिन के अंदर इस टास्क को कंप्लीट करना है और कंप्लीट करके उसका प्रूफ एज ए फोटो और वीडियो वो हमें वापस करना है। तो इससे क्या होता है कि एक बार में, अगर मान लीजिए जैसे अगर हम बात कर लें शिक्षक डायरी की, शिक्षक डायरी भरना जो है एक शिक्षक का परम दायित्व है, वो एक प्लानिंग होती है, प्री प्लानिंग होती है, जैसे कि आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि स्ट्रेटजी आप बनाते हैं, तो ये बहुत जरूरी है, ठीक है। और उसी तरह से टीचर के लिए शिक्षक डायरी भरना और उसका प्लानिंग करना, एक अपने कक्षा में जाकर कैसे पढ़ाएगा इसकी प्लानिंग करना बहुत जरूरी है, लेकिन उसमें कभी कभी लापरवाही हो जाती है। तो उसको हम, जैसे हमने बोल दिया कि आपको 2 दिन के अंदर हमारे ब्लॉक के सभी जो टीचर्स हैं वो इस शिक्षक डायरी को मेंटेन करें और मेंटेन करके हमको जो है फोटोज भेजें। तो उससे क्या होता है, मैंने ये महसूस किया है कि 70-80% जो है सुधार देखने को मिलता है। जो कमियां हैं उनमें सभी में सुधार, जैसे कि लाइब्रेरी हो गया, लाइब्रेरी है सभी जगह पर लेकिन कहीं एक्टिव नहीं है, कहीं पे उसका अच्छे से संचालन नहीं हो रहा है, तो उसको लेकर के हमने कई सारे रूल्स और गाइडलाइंस बता दिया कि आपको इस तरह से करना है। और आज की मैं बात करूं तो हमारे ब्लॉक में सबसे अच्छी लाइब्रेरी है। अच्छा जी, आप ये बताइए कि जैसे अभी आपकी जॉब कितने बजे से, ऑफिस कितने बजे तक चलता है? देखिए, ऑफिस टाइम तो 10 बजे से 5 बजे तक है। तो 7 बजे क्या करने को जाते हैं लोग? लेकिन 7:30 बजे से विद्यालय खुलता है। अच्छा। तो सबसे पहला काम यही है कि टीचर का समय पर विद्यालय पहुंचना। अगर टीचर इसमें लेट होता है तो सारी चीजें जो है लेट हो जाती हैं और सब कुछ जो है क्रम बिगड़ जाता है।
तो जैसे 7 बजे आपके घर से निकलते हैं बिल्कुल। तो आप मतलब ऐसे स्कूलों में अटैक टाइप पे करते हैं कि आज इसको चेक करेंगे, आज इसका नंबर, ऐसे ऐसे कुछ लिस्ट बना के रखते हैं, कैसे इसको चेक करते हैं? नहीं, ये औचक निरीक्षण होता है, कभी भी कहीं भी? हाँ, कभी भी और कहीं भी जहाँ पर हमें ये लगता है कि सुधार की आवश्यकता है या हम देखना चाहते हैं तो फिर वहाँ हम जा सकते हैं। कितने कितने आपके मतलब इस ब्लॉक में कितने स्कूल हैं? हमारे ब्लॉक में 222 स्कूल हैं। तो 222 आपके मतलब आप उनमें कहीं भी जा सकते हैं, जी, बिल्कुल। तो सारे गवर्नमेंट वाले स्कूल? हाँ, परिषदीय जो विद्यालय है वो 222 है हाँ। और टोटल 451 है। आप किस में निरीक्षण कर सकते हैं? दोनों में कर सकते हैं, अच्छा। जो मान्यता प्राप्त विद्यालय है उनमें भी कर सकते हैं। तो उसमें मतलब गए तो क्या क्या देखते हो आप जाके? अटेंडेंस शीट देखते हो कि कैसे, मतलब ये इतने सारे विद्यालय हैं आपके पास, तो ये तो एक एक दिन लग जाएगा फिर सब में? बिल्कुल, इसमें जो है हम लोग काफ़ी टाइम देते हैं, लगभग 1 घंटे का टाइम लग जाता है एक स्कूल में। और क्या क्या चेक करते हो? मान लो जैसे कि एक स्कूल में आप गए पहुंचे, तो कैसे मतलब उनको बताते हो उनके वहाँ की जो भी है वो? जो मेरा तरीका है वो ये है कि मैं सबसे पहले जाकर के जो मॉडल सुप्रिंटेंडेंट क्या है आपका? मतलब वही चेक करते क्या हो, कैसे करते हो? सबसे पहले जाकर के तो वहाँ पर जो टीचर्स हैं उनकी अटेंडेंस देखना कि अच्छा। कौन कौन प्रेजेंट है, कौन एब्सेंट है, रजिस्टर से? रजिस्टर से। वैसे और फिजिकली नहीं? फिजिकली भी देखते हैं, हाँ। ठीक है। और इसके बाद में जो उनकी शिक्षक डायरी हो गई, जो रजिस्टर हो गया, क्योंकि हमारा एक ऐप है, उस अच्छा। ऐप के थ्रू जो है हमें कुछ सूचनाएं भरनी होती हैं। हाँ, वो उसको- दिखाया था उसको उन्होंने भी उसको दिखाया फिल था। करने के बाद में फिर हम लोग जो है फिजिकली सारी चीजें देखते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ 19 पैरामीटर पे बहुत काम चल रहा है, तो जो कायाकल्प के 19 पैरामीटर है जिसके द्वारा विद्यालय का पूरा कायाकल्प किया जा रहा है, उसमें क्या सुधार हो रहा है वो हम लोग चेक करते हैं। और 19 पैरामीटर में कहीं कोई कमी तो नहीं है उसको हम देखते हैं। इसके अलावा बच्चों की शैक्षिक गुणवत्ता जो होती है उसको भी हम लोग जांचते परखते हैं, बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, और जो दैनिक क्रियाएं हैं उनमें कोई लापरवाही तो नहीं हो रही है, इसकी भी जांच पड़ताल हम लोग अपने हिसाब से करते हैं। अच्छा, आप एक बात बताइए कि ये जैसे मैंने सुना है कि जैसे सरकारी, एक्चुअली जब लोग तैयारी करते हैं सरकारी नौकरी का बहुत ज़्यादा क्रेज है, जबकि इंडिया में अपॉर्चुनिटीज बहुत है, स्टार्टअप से लेके प्राइवेट हर जगह। आदमी सरकारी पीछे क्यों भाग रहा है? जॉब सिक्योरिटी की वजह से। जॉब सिक्योरिटी नहीं, कुछ लोग का ये भी मानना है कि सरकारी मिल जाए तो काम करना नहीं है, सैलरी अपना लेते रहो। ये ऐसे लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि मेरा मानना है कि ऐसे लोगों के लिए कहीं भी कोई स्थान नहीं है, हाँ। और वो ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाएंगे। अगर उनकी ये मंशा है कि हम सिर्फ जॉब में बने रहें और काम ना करें, और अगर उनका कोई प्रतिफल नहीं है उनके होने का, तो फिर उनका रहना बेकार भी है और वो ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाएंगे, मेरा मानना है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आप यंग एज में पहुंचे, आपकी 28-25 एज है, और आप जब सिलेक्ट हुए थे तब 24 आपकी तरह वो द्विवेदी साहब भी थे, तो आप लोग इतने यंग पहुंच गए हो, तो एकदम मतलब जोश आप लोगों में कहीं जाता है, और सरकार की योजनाओं को आप अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करवा रहे हो आप लोग। तो ऐसे में कई ऐसे भी लोग आपको मिलते होंगे डिपार्टमेंट के अंदर, या फिर टीचर या फिर जो भी है, वो उनमें कई लोग 20-30 साल से जॉब कर रहे होंगे। जी। अब उनमें से ये भी हो सकता है कि कई सारे सीनियर भी ऐसे होते होंगे, जूनियर भी। मुझे कई सारे चीज़ें मैं बात करता रहता हूँ कई सारे ऑफिसर से, तो ये पता चलता है कभी कभी कि जैसे आप लोग मान लो कुछ अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेना चाहते हो, जो सरकार की गाइडलाइन है, पैरामीटर है, टर्म्स कंडीशन है, उसको फॉलो करवाना चाहते हो, तो क्या आपको कभी ऐसे कमेंट सुनने को मिले कि भैया जितनी सैलरी मिलती है उतना नहीं काम करो? ये सीधे सीधे बताइए, कोई किसी का नाम लिए बिना। और ये एक मतलब मैं आप ही से जानना चाहता था, सारे ऑफिसर से मैं अलग अलग पूछता हूँ इसलिए। अच्छा, ऐसा लगता है? देखिए, और अब जो पुराने लोग हैं जिनकी मेंटालिटी है ये कि भैया सरकारी हमने ज्वाइन करी, हमने मेहनत करी थी, हमें चाहिए जो है आराम, हमें चाहिए सिक्योरिटी, हमें चाहिए पैसा, ऐसे लोगों के साथ जब आप जैसे लोग आ जाते हैं, जो लोग कहते हैं कि नहीं, हमको जो है सरकार ने इसलिए सिलेक्ट किया कि हम सारे जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं हम उनको इम्प्लीमेंट कराएंगे, क्योंकि इंडिया में कोई भी गवर्नमेंट स्कीम बहुत बढ़िया बढ़िया बनवाई है सारी सरकारों ने, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन तो वही तो समस्या है, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। अब उसके लिए आप लोग जैसे जब युवा लोग आते हैं तो उसमें आप लोग को रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है कि कई लोग डिपार्टमेंट के अंदर पुराने हैं, आपके टॉप पोजीशन पे भी हो सकते हैं, आपकी जहाँ रिपोर्टिंग है, या फिर आपको जो लोग रिपोर्ट करते हैं उनमें भी, तो रजिस्ट्रेशन जो मिलता है उसको कैसे मैनेज करते हो? देखिए, मेरा ये मानना है कि अच्छा काम करने के लिए अगर आपने कदम उठाया है, हाँ। तो फिर भले ही बाधाएं बहुत ज्यादा आ जाएं, हाँ। 1000 बाधाएं आ जाएं, लेकिन अगर आपके दिल में एक सदिच्छा है, अच्छे काम करने की इच्छा है, तो वो सफल होकर रहता हूँ। अच्छा, मतलब कोई भी कुछ कहे तो फिर हाँ, थोड़ा बहुत जल देते हो? बिल्कुल बिल्कुल, उसको जो है हमें मैनेज करना पड़ता है, और उसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की बहुत जरूरत है। अगर आप कहीं पर डगमगा जाएंगे तो फिर अपने मिशन में, अपना जो उद्देश्य है उसमें आप सफल नहीं पाएंगे। योगी जी का काम करने का जो तरीका है, ये मैंने सुना है, जैसे जो योजनाओं को इम्प्लीमेंट कराने में काफी फोकस करवा रहे हैं। क्या लगता है आपको पहले से, मतलब ये वैसे पॉलिटिकल सवाल है लेकिन मैं पर्सनली पूछना चाहता हूँ, अगर आप चाहेंगे तो इसको वीडियो से भी हटा दिया जाएगा,
क्या लगता है कि मतलब पहले से जो अभी का गवर्नेंस पूछ रहा हूं मैं, देखिए ये पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, वोट बैंक वाली पॉलिटिक्स नहीं है, जहां जिसको वोट देना हो वहां दीजिएगा जाके आप सारे स्टूडेंट। बस मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि पहले से क्या मतलब अच्छी तरीके से गवर्नेंस हुआ है, गवर्नेंस समझते हैं ना, तो सारी चीजों का गवर्नेंस अच्छा हो रहा है पहले से। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा बदलाव आया है, अच्छा। बहुत बड़ा बदलाव है। और इससे जो ऐसे लोग हैं जिनकी चर्चा आप कर रहे थे, जो लोग नाकारा टाइप के लोग हैं, तो उनके लिए जो स्पेस है वो बहुत कम हुआ है। नहीं तो वो लोग फिर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार हमको जबरदस्ती की हालत दिला रही है। तो अब ऐसे लोग जैसे आपसे मान लीजिए आप काम करना चाहते हैं, लेकिन आपके सीनियर और जूनियर जो है नहीं आपको सपोर्ट करते। कई बार एथिक्स जो पेपर होता है पीसीएस का, उसमें ऐसी केस स्टडी भी होती है। अभी आपको आगे एसडीएम में ट्राई करना है, ठीक है, तो उसमें ये वाली चीजें पूछी जा सकती हैं उसमें भी कि आपके ऊपर सुपीरियर और जूनियर लोग दोनों लोग रजिस्टर कर रहे हैं और सरकारी जॉब को सरकारी की तरह ही चलाना चाहते हैं। आराम भी चाहिए, जब मन हो अपना काम करो, पर्सनल काम करो। ये जो है मान लो अब ऑन जॉब भी हो तब भी अपना जो है पर्सनल काम वो लोग करना करते हैं। इसमें रजिस्टेंस को अगर आपको मान लीजिए कोई धमकी मिले, किस तरह से आप मैनेज करोगे आगे, कैसे सर्वाइव कैसे करोगे आप? देखिए ये चीजें जो है इस तरह की चीजें भी होती हैं, लेकिन उन चीजों से बाहर कैसे निकलना है यही एक अच्छे अधिकारी का गुण होता है। और स्मार्ट आंसर कैसे देना है ये भी एक अच्छे अधिकारी का गुण होता है। चलिए ये बहुत बढ़िया चीज है। अच्छा अपने बारे में बताइए, पर्सनली क्या हॉबी क्या है आपकी? टाइम मिलता है कभी इस जॉब के बाद, कभी टाइम मिलता है कि अपनी हॉबी करने का, मूवी देखने का, करने का? बिल्कुल टाइम जो है निकालना पड़ता है, बहुत कम समय मिल पाता है, क्योंकि अगर आप समाज को कुछ अच्छा देना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत समय की आवश्यकता होती है और बहुत मेहनत की आवश्यकता होती है। संडे छुट्टी रहती है कि नहीं? संडे की छुट्टी रहती है, क्योंकि संडे को भी जो है कुछ संडे लोग को भी काम बहुत करते सारे काम रहते हैं। कभी कभी संडे भी हम लोगों का चला जाता है। अच्छा तो भैया ये सुन लो ध्यान से, पीओ की तैयारी करने वालों ये मत समझना कि बिल्कुल सरकारी है। पहली बात तो कंपटीशन टफ है, क्योंकि वैकेंसी जितनी भी आएंगी लोग जो है इसको फिल करने वाले बहुत हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये कि जब आप जॉब के अंदर भी पहुंच गए हो तब भी जो है चैलेंजेस कम नहीं हुए। बिल्कुल चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। हाँ, और कई बार ऐसा भी होता होगा कि जैसे जो टीचर्स का मान लो जो है कुछ उनका काम अटका पड़ा है या फिर कुछ ऐसे ऑफर्स होते होंगे आपको, ये चाहूँ आप जाएंगे तो क्रेडिट कर दिया जाएगा। ये वो लोग मान लो, मैंने सुना है ऐसी चीजें कि कुछ टीचर जो है मान लो 1 हफ्ते नहीं आना चाहते हैं, तो वो अपना गए और कह दिया कि भैया ये पास कर लीजिए, जरा थोड़ा आप भी फायदा कर लीजिए, थोड़ा हम भी। ऐसा आता है केस? देखिए कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं, हाँ। लेकिन मेरा उनके प्रति जो है रवैया बिल्कुल साफ इनकार का रहता है। हाँ, और फिर वो बाद में वो कहें कि हम तुमको देख लेंगे तब। क्योंकि नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर हम काम नियम के तहत करेंगे, हम अगर हमें छुट्टी चाहिए तो हमारे लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जो पोर्टल बना हुआ है उसमें बहुत सारी मेडिकल लीव्स हैं, कैजुअल लीव्स हैं, पर्याप्त छुट्टियों की व्यवस्था है। लेकिन जो बिल्कुल ही नकारा टाइप के लोग होते हैं वही लोग इस तरह की चीजें। अच्छा आपका पीओ का प्रोबेशन पीरियड पूरा हो गया? प्रोबेशन पीरियड इसमें 2 साल का होता है अभी और पूरा होने वाला अभी है। पूरा होने वाला है। अभी तक की सैलरी व्यवस्थाएं जो आपको फैसिलिटीज मिली सबसे खुश है? बिल्कुल, बहुत मैं संतुष्ट हूँ इनसे। सरकार को मतलब थैंक यू करना चाहेंगे? बिल्कुल। सरकारी लोग भी कहीं हमारे लिए नहीं है तो भैया तब बढ़िया ऑफिसर मतलब अच्छी खासी पोजीशन में है। गाड़ी मिलती है? जी बिल्कुल, गाड़ी मिलती है। बोले कौन सी? बोलेरो? हाँ, ऑप्शन रहते हैं उसमें, बोलेरो भी मिलती है और साथ में कुछ और भी लग्जरी गाड़ी जो होती हैं वो। नहीं सरकारी जो है सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार जो बड़ा बड़ा निकालता है वो वाली गाड़ी मिलती है ना? हाँ हाँ, उस तरीके से गाड़ी मिलती है। उसमें ऑप्शन रहते हैं अर्टिगा, डिजायर या बोलेरो। ड्राइवर मिलता है सरकार की तरफ हाँ, ड्राइवर मिलता है। से? जैसे आप लोग अभी क्या क्या मिलता है? रहने का मिलता है? नहीं, रहने के लिए नहीं। मतलब सैलरी में ही लो? हाँ। और आगे का स्कोप है ऐसा कुछ रहने का? मतलब सर अंदर कुछ पता चला कि हम लोग को मिलेगा कुछ? अब भी ऑफिसर है कि नहीं है? एसडीएम को तो देते हैं सब कुछ। हाँ, अभी तो नहीं है। सर दीजिए सर, ये क्या बात है? हमारे और भी तो ऑफिसर हैं, सबका ख्याल रखिए जो इतना बेसिक एजुकेशन में इतना काम कर रहे हैं। और क्या क्या फैसिलिटी मिलती है? सैलरी मिल गई महीने की वो तो ठीक है, एग्जैक्ट सैलरी नहीं पूछेंगे, पिछली बार नहीं पूछी थी। ग्रेड पे कितना? 4800 है। 40। डिमांड क्या है? डिमांड हमारे जो पुराने साथी हैं वो लगातार इस प्रयास में है कि 5400 जो है ये तो मुझे लगता है, क्योंकि इतना एक तो पहले इन लोगों ने जो आयोग वाले हैं सरकार वाले लोग कि पहले आप प्री दो, 4-5-6 लाख लोग उसमें कॉम्पीट करते हैं, फिर आप मेल दो और फिर 2 स्टेज के बाद जाके जब आप फाइनली इतना मेहनत करके पोस्ट पाओ तो इतना पैसा तो कम से कम मिले। क्या लगता है आपको? सैलरी बढ़नी चाहिए? हाँ, एक तरह से जो है ये मांग जायज है और होना चाहिए। यार ऐसे जाया जाएगा, ऐसे तो उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी भी बहुत है। कई लोग कहेंगे कि यार तुम सरकारी हो सब तुम्ही को देते हैं टैक्स का पैसा एक तो वैसे भी इतना लग रहा है, लेकिन हाँ मेहनत हो जाता है। जी। जो लोग बीओ की तैयारी करना चाहते हैं इनके लिए कुछ संदेश देना चाहिए, क्या करना चाहिए लोग? अभी से मान लो अभी वैकेंसी नहीं आई, नोटिफिकेशन आने में
कुछ टाइम है, और जब मान लीजिए नोटिफिकेशन आता भी है तो भी 2-3 महीने का टाइम मिलता है प्री के लिए, और प्री के बाद जब रिजल्ट आ जाता है तब फिर 3 महीने का 4 महीने का टाइम होता है मेंस के लिए। अभी क्या करे आदमी अगर तैयारी करना चाहता है तो उसकी एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशन है? अभी सबसे पहला जो स्टेप होना चाहिए, सबसे पहला स्टेप होना चाहिए जो करंट की जो चीज़ें हैं उन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, न्यूज़पेपर पे थोड़ा फोकस करिए, अभी से आदत बनाइए। सबसे पहला काम यही होना चाहिए, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा पोर्शन रहता है और उसको हमें पहले ध्यान देना चाहिए कि कैसे ये सारे जो मुद्दे होते हैं, जो सारे क्वेश्चंस होते हैं, वो उन्हीं खबरों से निकल करके आते हैं जो हमारी डेली न्यूज़पेपर्स में आती हैं। तो पहले तो उनको हमें माइंड में रखना चाहिए। इसके बाद में सबसे पहले जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि जो सिलेबस है उस सिलेबस को बहुत अच्छे से स्टडी करना चाहिए कि सिलेबस क्या है, और जब आपको सिलेबस की जानकारी अच्छे से होगी तभी आप जो है एक सही दिशा में काम कर पाएंगे। इसके लिए मतलब स्टडी तो फॉलो कर सकते हैं कि अपना प्रमोशन हम ना करें? लोग कहेंगे कि नहीं, मतलब आप ये से बताइए, अगर एक मतलब यूट्यूब चैनल का नाम लेना हो, अब ये भैया तुम लोग जैसे समझ लो कि अपना ही बनवा रहे हो, एक चैनल का नाम लेना है, आप अगर दूसरा भी बोलोगे तब भी अनएडिटेड चलेगा। पीओ के लिए एक चैनल यूट्यूब का जो पूरी तरह से तैयारी करा सकता है। देखिए, पूरी तरह से तैयारी की अगर बात करते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाँ। आप SCS को ही फॉलो करें। स्टडी फॉर सिविल सर्विस जिंदाबाद। अगर बिल्कुल जिंदाबाद। ठीक। अच्छा, आपने प्री की पूरी तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से? मैंने प्री और मेंस दोनों की तैयारी जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे टोटली डिपेंड होकर की। अच्छा, प्री के टाइम आप क्या बता रहे थे कि प्री में आप जैसे जब निकले थे कितने क्वेश्चन आपको लग रहा था? 120 क्वेश्चन आए थे, मैथ्स और रीजनिंग के मिला के 16, 17, 18 क्वेश्चन थे। वो जो बाकी बचे थे वो तो खैर अब प्रैक्टिस पे ही है, उस पर भी हम लोगों ने प्रैक्टिस करवाई थी कि नहीं करवाई? बिल्कुल। देखिए, क्वेश्चंस जो हैं वो मैक्सिमम ऐसे होते हैं जो कंटेंट यहाँ से प्रोवाइड कराया जाता है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा, उससे बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं। बिल्कुल, चाहे कोई भी आप सब्जेक्ट ले लो, कोई भी टॉपिक ले लीजिए, हर एक में जो है एकदम फोकस्ड स्टडी आपको यहाँ पे मिलेगी। प्री में जब आपने देने गए थे तो आपको क्या लग रहा था, कितने क्वेश्चन हमारे से आए थे, लगभग कितने परसेंट? प्री में मुझे लगता है 70 to 75% जो है क्वेश्चन वो मुझे सिमिलर मिले जो हमने स्टडी किया था पहले। हाँ, बाकी खैर 15-16% तो रीजनिंग मैथ्स हो गया। ठीक। और मेंस में? और मेंस में भी, मेंस का तो मैं क्या कहूँ, मेंस में तो जो मैंने एग्जाम से ठीक पहले पढ़ा था और बिल्कुल वही आ गया, और बिल्कुल ये कहिए कि उसकी तैयारी हमने 3-4 महीने पहले से ही शुरू कर दी थी, और जिस तरह से जो स्ट्रेटजी रहती है मेंस की सर की वो बहुत ही अच्छी मुझे लगी, और उसने जो मेंस का मुझे बैकअप दिया है वो बहुत ही हेल्पफुल है। मेंस में हम लोग की जैसे डेली आंसर राइटिंग हम लोग करवाते थे, 8 क्वेश्चन देते थे। बिल्कुल। उस टाइम गुस्सा लगती थी कि डेली डाला दिया दे रहा है, कितने क्वेश्चन लिखवा लेंगे? नहीं, मेरी तो मेरी जो है अगर मैं कहूँ कि इसमें एक तरह से स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा फायदा है। मैंने इसमें जो उस टाइम लेकिन गुस्सा तो लगती है। जो आपने 8 क्वेश्चन दिए थे और उस टाइम मेरी कंडीशन कुछ ऐसी थी कि मैं बहुत प्रॉब्लम में था उस टाइम पर, और मुझे और एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो सिर्फ और सिर्फ यही जो 8 क्वेश्चन भेजे जाते थे मैं हार्डली वो कर पाता था दिन भर में। अच्छा, और हिंदी के लिए कैसे किया? हिंदी के लिए भी जो एक कंपाइलेशन आपने जो प्रोवाइड कराई थी, फिर टास्क दिए थे वो सारे पूरे किए थे? बिल्कुल बिल्कुल सारे। और जो मैंने कुछ जैसे कि निबंध की बात करें तो निबंध में भी यहाँ से बहुत ही अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स जो मिलते थे, जो हम लोग आंसर्स लिख करके भेजते थे, जो फीडबैक मिलता था। कई बार हम लोग नेगेटिव फीडबैक दे देते हैं कि आप बेकार है, तो फिर कैसा लगता है? नहीं, तो उसमें भी मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उसमें हमें सुधार करने का भी मौका मिलता था। लेकिन अंदर से कभी कभी लगता तो होगा कि यार तुम बड़े स्मार्ट हो, हर चीज में बेकार नहीं। जब हम लोग जैसे कई बार मैं बताऊँ आपको कि हमारा ये फोकस होता है कि स्टूडेंट में जो भी आंसर राइटिंग में कमियां हैं हम उसको सीधे सीधे बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो बुरा लग रहा है तो वो थोड़े दिन बाद अच्छा लगता है जब सिलेक्ट होते हैं, जैसे अब आप बैठे। अब आप क्या कहेंगे कि उस टाइम मान लीजिए अगर कुछ ड्रिलिंग हमने की थी आपकी, कई बार आंसर राइटिंग में भी हम कुछ नेगेटिव फीडबैक देते हैं, तो वो क्या ठीक था कि उसको सुधारें हम? नहीं, बिल्कुल ठीक था मेरे हिसाब से। मैंने कई बार जैसे कि कोई पत्र लिखने को आया और उसमें पत्रांक वगैरह भूल गए डालना, और वो चीज़ कमेंट में लिख करके आया कि आपने पत्रांक तो डाला ही नहीं है, डेट नहीं डाली, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो उससे जो है हिंट मिली। ये जब हम लोग एग्जाम लिख रहे थे तो उस टाइम ये स्टक कर रहा था माइंड में, ये तो धोखा गया था तो वो चीज़ बहुत हेल्पफुल रही। अच्छा, चलिए फिर ये एक तरह से कैजुअल टाइप का इंटरव्यू हो रहा था अभी तक। कुछ और जो है मतलब हॉबी क्या है आपकी? वैसे हॉबी मेरी वैसे तो सिंगिंग है। कुछ गाना? एक छोटा मैं अगर गाना चाहे तो मैं कोई फोर्स नहीं करूंगा, उसमें कोई वैसी फोर्स वाली बात नहीं। अगर आप चाहेंगे तो जनता की डिमांड पे, जनता की डिमांड पे। नहीं, आपने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे गाया क्या?
नहीं, कभी ऐसा मौका भी बाथरूम नहीं सिंगर? मिला है। हाँ बिल्कुल। अच्छा भाई, और क्या क्या गाना तो खैर ये तो मतलब आदमी करता ही है, और कुछ क्या है? क्रिकेट खेलते हैं कभी? नहीं, क्रिकेट वगैरह का कुछ नहीं। मूवी देखते हैं? हाँ, मूवीज वगैरह। गर्लफ्रेंड है? नो। गर्लफ्रेंड है? ध्यान से सुन लो, नहीं सुनो मत यार, पापा जी भी आए तो बहुत कुटाई हो जाएगी। और कुछ बताना चाहेंगे? मतलब आपको एक बात बताइए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज हम जैसे जो भी आप लोग को पेड देते थे, ठीक है, हम उसी पे फ्री वीडियो बना देते थे, तो इस ये क्या ये पॉलिसी ठीक है कि गलत है? ये पॉलिसी अच्छी है, क्योंकि एक बहुत बड़ा ऐसा सेक्शन है हाँ। जो अफोर्ड नहीं कर सकता है, लेकिन उनमें कैपेबिलिटी बहुत है, और उनके लिए ये जो आप कर रहे हो ये एक वरदान की तरह से, अच्छा, और बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये लोग हम ही को पहले फ्री वीडियो देख देख के गरियाते रहते हैं। अच्छा आप ये बताइए, आपको एज ए पेड स्टूडेंट लगता था कभी कभी कि यार ये हम लोगों ने पीडीएफ पढ़ा है, इसको वीडियो में बना के फ्री दे दिया तो हमारा क्या फायदा होगा? नहीं, ऐसा नहीं है, उसका हम लोग भी फायदा उठाते थे। अच्छा, उसी से फिर वीडियो का रिवीजन करें? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। क्योंकि जैसे आपने कंटेंट दिया, कभी पढ़ने का मन है या नहीं है, तो आपसे ही सुन लिया। वीडियो तो दिया। एक और चीज की, जैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में हम लोग बहुत सारे फ्री इनिशिएटिव चला रहे हैं, अभी तक चला रहे हैं, बहुत जगह से मर्जर रिक्विजिशन ये सब ऑफर आते हैं, लेकिन हम अभी तक ना बिके थे और ना बिके हैं अभी तक। लेकिन फिर भी बढ़ नहीं पा रहे हैं, अटक गए हैं। 2.3 मिलियन पे मेन चैनल अटक गया, हालांकि हमारे और भी 5-6-7 चैनल हैं, लेकिन ओवरऑल जो फैमिली है वो 3-3.5 मिलियन से ज्यादा काहे नहीं बढ़ पा रही है? क्या करें? सब कुछ बिल्कुल प्रोफेशनल टाई वाई लगा के पढ़ाना चालू कर देगा? नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि इसकी कोई ज़रूरत है, लेकिन कुछ सुधार अपनी तरफ से दो, बिल्कुल जो बुराई करनी, मतलब निगेटिव बात बताओ हमारी, एक ऐसी बात जो लगता है कि यार ये नहीं ठीक लगता है, इसको सुधारो। नहीं, मुझे तो नहीं ऐसा कुछ लगता। कुछ तो मेरी टोन वैसी लगती है कि यार ये क्या भोजपुरिया तुम जो है बकैती करा करते हो हर बार। इट इज वेरी एंटरटेनिंग। नहीं, कई बार जैसे और ये बहुत जरूरी होता है जब आप तैयारी कर रहे हो, एक प्रेशर में काम कर रहे हो, और जैसे ही आपकी कभी कभी तो ऐसा होता था कि जैसे ईयरफोन्स लगाए हाँ। और आपने जैसे ही बोला स्वागत है आपका, हाँ। तो एकदम जो है कानों की जो है बैंड बज जाती थी। लेकिन अच्छा, मतलब तेज नहीं बोलना है, ये वाला पॉइंट है यार। नहीं, ये बहुत ही एनर्जाइज करने वाली चीज होती है। आप जैसे ये आपने बताइए, हाँ। ज्वाइन किया एक चैनल, एक वीडियो को, हाँ। और अचानक से आपने हमें ज्वाइन कर लिया, व्यूवर्स को ज्वाइन कर लिया, और व्यूवर उससे अटैच हो गया। ये अच्छी चीज है, इसको नहीं जुड़ गया, वो संवाद हो गया, बिल्कुल पता चल गया कि हाँ ये अपना जैसा है। तो मतलब फिर भी हम लोग बढ़ नहीं पा रहे हैं, जैसे क्या करें? मार्केटिंग खूब सारी करें, पैसा लगाए खूब मार्केटिंग में? नहीं, देखिए, आपका जो उद्देश्य है, आपका जो काम करने का तरीका है, ये बिल्कुल यूनिक है, और इसमें अगर बदलाव करेंगे और मार्केटिंग तो वैसे ज़्यादा originality हो करेंगे जाएगी। तो ओरिजिनलिटी हो जाएगी, और बाकी और आप में फिर वो डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। चलिए ये बहुत बढ़िया बात है। लेकिन फिर भी एक आप लोगों से बड़ी शिकायत है यार, इतनी मेहनत करते हैं। देखिए अनुपम शुक्ला जी आए, लखनऊ से आए आप ना? मैं मैनपुरी से आया हूँ अभी, जहाँ पे पोस्टिंग है। कानपुर आए सिर्फ ये मतलब हमसे मिलने? बिल्कुल, देखो भैया भोपाल है। आया हूँ। नहीं, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, और इतनी दूर से आप आए। इस आपसे पहले भी आनंद द्विवेदी जी भी आए थे, उनका आवाज नहीं क्लियर हो पाई, अब वो हमसे कहेंगे जरूर कि यार अब तुमने सीख लिया सब कुछ। चलो खैर, ये था दूसरा इंटरव्यू। अब आप बताइएगा भैया कि कैसी आवाज है, बैकग्राउंड सब ब्रांडिंग करके रखी है इस बार तो आवाज ठीक है कि नहीं? बाकी हम इनसे कुछ वैसी और जो है बातें पूछते हैं, किस तरह की आप लोगों से कनेक्ट रहे हैं। एक और चीज, आगे आने वाली जब पीओ का एग्जाम आने वाला है, अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए, इन लोग की कोई डिमांड आई तो बना दोगे इस पे वीडियो? बिल्कुल, हमें इतना टाइम मिल जाएगा, और हम चाहते भी हैं कि इस तरह की जो है हेल्प हम अपने जो आगे जो कंटेस्टेंट हैं, हाँ। तो उनको हम दे सकें। नहीं, कोई मतलब जैसे कई लोग कई बार जो है टीम, कई लोग तो 3-4 साल से लगे हुए हैं, कहीं नहीं हो रहा है, क्या इन लोग के लिए क्या बोलना चाहोगे? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि अगर ऐसे लोग हैं जो लोग काफ़ी टाइम से प्रयास कर रहे हैं और नहीं हो पा रहा है, तो वो एक बहुत ही अच्छी कंडीशन में पहुंच गए हैं, जैसा मैंने अपने करियर में। लेकिन वो क्यों नहीं रहा? वो कह रहा है कि वो तो ठीक है, हाँ। लग क्यों नहीं रही है? तो क्या करें हम? तो अगर वो ये अपनी कमी नहीं पहचान पा रहा है, एनालिसिस करें मतलब? हाँ, वो अपना एनालिसिस करें कि हमसे कमी आखिर रह कहाँ रही है। अच्छा, कई लोग ये एनालिसिस करते हैं, फिर कहते हैं कि सर मेरे में ये कमी है कि मैं लुल्लू, मेरे से हो नहीं सकता है कुछ। ऐसे लोग को क्या मोटिवेट करें हम? क्या कहें उनसे? कहते हैं कि आप मोटिवेट तो एसी ऑफिस में बैठ के मोटिवेट करना तो बहुत आसान है, कभी ऑन ग्राउंड उतर के स्टूडेंट कैसे तैयारी करता है वो करके दिखाओ, तब जाने। आप बताइए, आपने ऑन ग्राउंड तैयारी करी थी, आप कैसे खुद को मोटिवेट करते थे? देखिए, मोटिवेशन के नाम पे जो मुझे याद आता है, मेंस एग्जाम जब मैं देने जा रहा था, उससे एक रात पहले का वक्त था,
और उस टाइम पर आपके द्वारा जो है ग्रुप पर कुछ सॉन्ग्स भेजे गए थे और वो सॉन्ग्स जो मोटिवेशनल सॉन्ग्स थे उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई सॉन्ग था तो वो आरंभ है प्रचंड, जो मेल्स देते समय पूरे टाइम मेरे दिमाग में गूंज रहा था और एक अलग ही जोश पैदा कर रहा था। मेल देते टाइम जब आप लिख रहे थे तो लग रहा था कि हो जाएगा भाई? मुझे ये लग रहा था कि मैंने अटेम्प्ट तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन जब हम अपने आप से तैयारी करते हैं तो फिर ये चीज़, ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर नहीं था, लेकिन जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट ने ये चीज़ साबित कर दी कि जो स्टडी हमने करी वो वास्तव में फोकस थी। मतलब जो मास्टर जी पढ़ाया वो आया एग्जाम वो आया। वो अलग बात नहीं है। एक गाना था जो कि जो मास्टर जी आपने पढ़ाया वो एग्जाम में कुछ नहीं आया, मतलब वो वाला यहाँ पे नहीं हुआ। एक तरह से मतलब सब कुछ बढ़िया रहा आपके साथ। अच्छा, कितने दिन से तैयारी कर रहे हो? ये एक आध क्वेश्चन और पूछ देते हैं। देखिए 2000 किस साल से तैयारी, मतलब रोजगार की रेस में कब से आए? अभी एक उत्तर प्रदेश में भर्ती आई थी, 69,000 शिक्षक भर्ती। हाँ हाँ, वो फंसी भी हुई है। हाँ, वो फंसी हुई थी और उसमें से हम लोग निकल कर भी आए। अच्छा। तो उसमें क्या हुआ कि वही मेरा पहला एग्जाम था और उसी टाइम से मैंने 2018 से तैयारी करना शुरू करी। 2018 से चालू कर, तो बहुत जल्दी हो गया तो। बिल्कुल। और 69,000 शिक्षक भर्ती में हुआ मेरा सिलेक्शन, स्कूल में ज्वाइन किया और उसके ही नेक्स्ट डे इसका रिजल्ट आ गया। अच्छा, एक बात ये बताइए, कुछ लोग का मानना है कि जैसे कई सारे जो उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स होते हैं 21 से 40 साल है जो 3 नॉर्मल, बाकी 5 साल का रिलैक्सेशन है वो अलग है। तो कुछ लोग के मेरे पास कई बार सवाल आते हैं कि ये क्या युवा को ही ले लेते हैं, क्योंकि इससे पहले जो वो आए थे आनंद देवती वो भी 24, 25, 26 साल के थे, आप भी 24, 25 के रेंज में हो। बीओ में जितने लोग आप लोग मिले थे, कितने 200-250 लोग हुए थे, 40 वैकेंसी बच गई थी? नहीं, 300 लोग हो गए थे। अच्छा, 300 हो गए थे। नहीं तो उसमें क्या ज्यादा एज वाले थे? 30-35 की एज में थे, मैं हमारे ग्रुप जैसे ग्रुप थे? नहीं, काफी लोग थे, उसमें भी काफी लोग थे और जो इस रेंज के भी थे 35 to 40 एज ग्रुप के भी लोग, पुराने चावल भी थे मतलब। बिल्कुल। अच्छा, तो ये 21 साल के भी लड़के थे, 21 साल के बच्चे भी थे? ये इसका रेशियो काफी कम था। अच्छा, युवा वाले लोग कम थे? कम थे। अच्छा, ज्यादातर कितने साल के थे? 30 से 35 की 35 से 40? 30 से 40 के बीच में मैक्सिमम थे। मतलब भैया होता है सिलेक्शन, ठीक है, ये मत सोचना कि नहीं आप 35 साल का तो सिलेक्शन ही नहीं होगा। देखो बता रहे हैं, आपने मिले हमारे मैनपुरी में जो हमारे साथ में 2 लोग सिलेक्ट हुए हैं। क्या नाम है? ब्रजेंद्र स्वरूप निगम जी और कौशल किशोर जी। अच्छा, वो लोग भी इसी एज ग्रुप के हैं, 38-39 एज है उनकी। चलो बहुत बढ़िया। मतलब ये वाला कोई आरोप नहीं है, ये बिल्कुल मिथ्या है और सत्यता यही है कि जो मेहनत करेगा मेरिट बेसिस पे, जो भैया आगे करेगा परफॉर्म, सिलेक्शन उसी का होता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है आपको? एक और चीज कई स्टूडेंट कई बार आरोप लगाते हैं, देखिए कमीशन में बहुत सारी जो उत्तर प्रदेश के आयोग है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उसमें कई बार जो है स्टूडेंट के बहुत सारे इश्यूज होते हैं। इस इंटरव्यू के प्लेटफॉर्म से मैं वो वाले इश्यूज भी करना चाहूंगा। क्या लगता है आपको, एज रिलैक्सेशन देनी चाहिए सरकार को? जो कोविड में, देखिए कोविड की वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा था, सारे लोग प्रभावित हुए, सरकार सबको रियायत दे रही है, इन लोग को क्यों नहीं दे रही है 2 साल तक? हाँ, वो एक टाइम पीरियड ऐसा था कि जिसका रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। आपको लगता है मिलना चाहिए? जब सरकार ने 2018 से पैटर्न चेंज किया था पीसीएस परीक्षा का, तो उसके लिए भी यूपीएससी ने भी दिया था जब उन्होंने पैटर्न चेंज किया था, तो एक तरह से वो भी कंसीडरेशन में लेना चाहिए। ये कुछ और चीजें थी। एक और चीज, आयोग भले ही बहुत ज्यादा कई बार ओपेक रहता है, मतलब पूरी मार्कशीट नहीं देता है। आप लोग जब मतलब तैयारी की स्टेज में थे तो क्या लगता था कि आयोग में क्या बदलाव चाहिए, मतलब ट्रांसपेरेंसी इनको और बढ़ानी चाहिए कि नहीं? देखिए, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मेरे एक्सपीरियंस से मुझे ये पता चला है कि जिस तरह से मैंने प्री का एग्जाम दिया उसके अकॉर्डिंग मैंने जो एक्सपेक्ट किया, मेंस का एग्जाम दिया जो एक्सपेक्ट किया, एज इट इज वैसा ही रिजल्ट मुझे मिला। मतलब मुझे कहीं भी ये नहीं लगा कि कोई प्रोसेस खराब नहीं है, कोई भी प्रोसेस में कोई दिक्कत है। मुझे ये नहीं लगा कि मैंने किया तो बहुत अच्छा था और मेरे मार्क्स बहुत कम आए हैं या मेरा सिलेक्शन इस रैंक पे नहीं है और अच्छी रैंक पे होना चाहिए, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा। मुझे बिल्कुल एकदम फेयर सारी चीजें मुझे मालूम पड़ी। अच्छा, लेकिन खैर कुछ और इश्यूज हैं जो स्केलिंग वाले हैं, उस पे आयोग को जरूर अपना जो है स्टैंड क्लियर करना चाहिए। मार्कशीट कई बार नहीं आती है, मॉडिफाइड आंसर की नहीं आती है। अच्छा, बीओ की अभी तक मार्कशीट नहीं आई, तो ये नहीं पता कितना स्कोर क्या है? अभी स्कोर आउट नहीं हुआ। अच्छा, नहीं लेकिन मतलब कुल मिला के जैसे देखिए आप लोग का हो गया, बहुत अच्छी बात है, कई लोग सिलेक्टेड है। जो देखिए तैयारी की स्टेज में एक तो बात तो है कि आपको सही गाइडेंस मिलना चाहिए, सही स्टडी मटेरियल मिलना चाहिए, टू द पॉइंट सिलेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको बीओ के लिए पढ़ना है तो उतने ही दो जितना बीओ के लिए। अगर आप मतलब जैसे कई सारी बुक्स होती हैं मार्केट में, वो एक एक सब्जेक्ट की बुक 1200 पेजेस की है, तो कई लोग उसमें फंसे रह जाते हैं। उनमें से भी कई बार लोगों को लगता है कि जैसे कि अगर आपने बुक्स ना पढ़ी तो आपका सिलेक्शन ही नहीं हो सकता, क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। इस प्लेटफॉर्म पे आकर के आपको ये बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपका कंटेंट लिया, हाँ। और
मेरे पास बुक्स भी थी, ऐसी बात नहीं है, बुक्स भी थी, हाँ, बुक्स से स्टडी भी किया, लेकिन वो एक चीज़ बोरिंग हो जाती है। हाँ, बुक से जब हम पढ़ते रहते हैं और पढ़ते जाते हैं, फिर उसके बाद में कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ओवरलैप करने लगती हैं और अपडेट नहीं होगा। हाँ, वो चीज़ें भूल जाते हैं। लेकिन जो आपने कंटेंट दिया बहुत ही मॉडिफाइड था और बहुत ही एक्यूरेट था। आप बोल लीजिए। एक और चीज है कि जैसे आपने बताया कि आयोग का सब बढ़िया है, आपने जितनी तैयारी करी, आपने जो एक्सपेक्ट किया वही आया। कई लोग मेहनत बहुत करते हैं, लगातार लगे हुए हैं सालों से, उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जब रिजल्ट नहीं आता है, लोगों को लगता है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। क्या ऐसे लोग को क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि उनमें कहीं ना कहीं उनकी तैयारी में कोई कमी रह रही है, या उन्होंने जो स्टार्टिंग की है वो स्टार्टिंग में वो जा करके कहीं भटक गए हैं और उनकी जो दिशा है वो बिल्कुल एकदम दूसरी हो गई है और वो सही दिशा में काम नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, ठीक। मतलब अपनी एनालिसिस करो, फालतू लिप ना करो। बाकी जो सिस्टम है वो ऐसा ही है, सिस्टम पहले भी ऐसा ही था और सिस्टम का ही आप लोगों को पार्ट बनना है। एक बार जब आप सिस्टम से बाहर रहते हो तो हमेशा सिस्टम की बुराई करते हो, जब सिस्टम में आ जाते हैं तो भैया लगने लगता है कि नहीं ऐसा भी नहीं है, अदरवाइज देश कैसे चलेगा? अगर सब कुछ गलत ही होता तो फिर कैसे प्रदेश चल रहा है, प्रदेश कैसे चल रहा है, देश कैसे चल रहा है? हर एक इंस्टीट्यूशन में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। कोशिश होना चाहिए कि भैया उसमें रिफॉर्म हो जाए, जितना बढ़िया है, जितना ट्रांसपेरेंट हो जाए सिस्टम, जितना अकाउंटेबल हो जाए उतना बढ़िया है। ठीक है, चलो इसी के साथ ये एंड करते हैं। कोई भी आप लोगों का कमेंट हो आप इस पे जो है कमेंट जरूर करिएगा, हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे अनुपम शुक्ला सिंह जी से। अगर कोई स्पेसिफिक कमेंट हुआ कि पीओ की प्रिपरेशन से लेके, तैयारी से लेके, मोटिवेशन से लेके, तो वो आप हमारे प्लेटफॉर्म में अगर आएंगे जब भी, या फिर आप हमारे फ्री चैनल में भी कई सारे इनके वीडियोस या फिर मैसेजेस आगे सुन सकते हैं। कुछ ना कुछ आगे जो है कभी कभी जब टाइम मिले तो आप बताते रहिएगा। बिल्कुल, हम बताते रहेंगे। जैसे भी हमें टाइम मिलेगा तो हम इस तरह के वीडियोस और क्लिप्स, शॉर्ट्स वगैरह हम कोई भी क्वेश्चन आपको है पीओ से रिलेटेड तो पूछ सकते हैं ना कमेंट। बिल्कुल कमेंट में आप पूछिए हमसे, और जो भी आपका डाउट होगा उसको मैं अपने स्तर से क्लियर करने का पूरा प्रयास करूँगा। चलो भैया इसी के साथ एंड करते हैं। भैया वीडियो लाइक वाइक शेयर कर देना है और प्लीज, और वॉइस अच्छी है इधर बता देना फीडबैक।